नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। श्रीनगर एनआईटी में छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराने का मुख्यमंत्री का वादा, कहा जल्द सुलझा लेंगे मामला। संस्थान शिफ्ट करने की मांग पर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन। हंदवाड़ा मामले में सेना को क्लीन चिट, पीड़ित ने कहा स्थानीय लड़कों ने की छेड़खानी। महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री से की समयबद्ध जांच की मांग। पाकिस्तान ने कहा हार्ट अटैक से हुई किरपाल सिंह की मौत, भारत ने मांगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पार्थिव शरीर भारत लाने की कोशिश। विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ी, ईडी ने की पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश, जांच में सहयोग न करने का आरोप। आईपीएल पर पड़ी सूखे की मार, 30 अप्रैल के बाद के मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने का हाईकोर्ट का आदेश, कहा सूखे से निपटने की कोशिशों में पहला कदम। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर एनआईटी विवाद जल्द सुलझाने का भरोसा दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस मसले पर चर्चा हुई। उस बीच एनआईटी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मानव संसाधन विकास मंत्री से मिला और गैर कश्मीरी छात्र श्रीनगर एनआईटी को कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये छात्र श्रीनगर एनआईटी के हैं। इनका आरोप है कि संस्थान में जिस तरह का माहौल है वहां वो पढ़ाई नहीं कर सकते। छात्र श्रीनगर एनआईटी को कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहली डिमांड हमारी यही है कि हमारी एनआईटी वहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए। सर, दूसरी डिमांड है कि जेके पुलिस वालों ने जितनी ब्रुटैलिटी के साथ हमारे ऊपर अटैक किया था और बिना किसी रीजन के किया था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जितने भी ऑफिशियल्स वहाँ पे थे। तीसरी डिमांड हमारी यह है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ऐसा होना कैंपस में अलाउ किया, उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन हो। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आई महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और एनआईटी समेत कई मसलों पर बातचीत हुई। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एनआईटी विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। वो बच्चे जो हैं वो हमारी जो है हमारा जॉब है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और वो आज नहीं आए हैं, कई सालों से वहाँ रह रहे हैं। आज एक इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट की वजह से ये तो नहीं है कि हम लोगों को अलग अलग कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो बच्चे फिर वापस आएंगे, कश्मीर उनका घर है और दोबारा वैसे ही मिलजुल के रहेंगे जैसे पहले रहते थे। She said every step will be taken to see that the students are assured of protection, safety and security. As just now she said they are our children, so there should not be any question of local and non-local. महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। इसमें श्रीनगर एनआईटी विवाद पर चर्चा हुई थी। इस बीच श्रीनगर एनआईटी से दूसरे राज्यों के 1000 से ज्यादा छात्र संस्थान से अपने घर चले गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि ये छात्र परीक्षाएं बाद में भी दे सकते हैं। हमारे ऑफिसर्स तब तक वहां रहेंगे जब तक वर्तमान के एग्जाम न हो जाएं, और सारे छात्र जो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। उनकी सुविधा के अनुसार पोस्टपोन एग्जाम्स भी हमारी मंत्रालय की देखरेख में एनआईटी में होंगे। 5 अप्रैल को एनआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी, जिसके बाद दूसरे राज्यों के छात्र सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली साहब हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो महबूबा आज मिलने आई, क्या वाकई ये एनआईटी मसले का दबाव था या फिर इतना पेचीदापन है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ा और शायद बीजेपी के साथ एक रास्ते की तलाश? लगता है मुझे जो आप जो बाद में कहें कि मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ा और बीजेपी के साथ रास्ते की तलाश, क्योंकि ये याद रखिए कि बीजेपी पीडीपी की सरकार है जिसमें बीजेपी उतनी हकदार है जितनी महबूबा है। तो सारी चीज़ें महबूबा के बास्केट में ना डाला जाए। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई कश्मीर में, वो निर्मल सिंह जी जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो गए श्रीनगर और बातचीत हुई और बयान भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के आए। पहली बार महबूबा ने
पब्लिकली एनआईटी पे कुछ बोला, और बड़ी अच्छी बात है कि वो चाहती है कि छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनका वो घर है, सब कुछ बहुत अच्छी बात। पर छात्रों के ये 1200 के करीबन, कोई 1200 कह रहा है, कोई 1500 छात्र बाहर आ चुके हैं, और उनमें से कई लोग आज बैठे हुए हैं दिल्ली में। उनकी जो भी, ये सही है कि एनआईटी को वहाँ से शिफ्ट करना कोई बात नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, पर उनकी भी जो डिमांड है उस पर भी सुनाई की जाए। और उनकी डिमांड साफ है कि उनको अपनी सेफ्टी की चिंता है, और जहाँ भी सेफ्टी की चिंता हो वहाँ उस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, वो साफ बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों, दिल्ली केंद्र सरकार को, क्योंकि एनआईटी केंद्र सरकार के अंडर है, स्थानीय सरकार का भी इसमें दायित्व बनता है, क्योंकि जेके पुलिस जिसके बारे में बात हो रही है वो उनके अंडर है। दोनों को मिलके इस पे कहीं ना कहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी कि छात्रों को कुछ आश्वासन मिले कि वो कश्मीर में सेफ है और वहाँ रह सकते हैं। और महबूबा जी जो बात कर रही थी कि माहौल बने भाईचारे का, इतने सालों से रह रहे हैं, बाहर और अंदर वाले, ये डिवीज़न नहीं होना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों से मानता हूँ, पर ये आश्वासन उन्हें एनआईटी के उन छात्रों को देना है जो आज धरने पे, उन्हें और साथ में केंद्र सरकार को भी, जो आज धरने में दिल्ली में बैठे हुए। क्या जिस तरीके से वहाँ पर जो मिलीजुली सरकार है उस लिहाज से मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया है, और बीजेपी के वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं जिनके बयान लगातार आया, उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन उन पर यह भी आरोप लगे कि जो संवाद कायम करना चाहिए था छात्रों के साथ मिलने से लेकर, वहाँ उन छात्रों की, मैं कहूँ कि एक सुरक्षा को लेकर जो भरोसा देने की बात, वो कहीं शुरुआती स्तर पर देखिए, मैं ये बात काफ़ी हो रही है कि जैसे ही इन लोगों ने अपना स्वेरिंग इन की जैसे ही ख़त्म हुई तो एनआईटी का मसला बिल्कुल इनके गोद में आ चुका। ये सही है, मैं मानता हूँ कि एकदम इन पे ये एनआईटी का प्रेशर आया स्वेरिंग इन के बिल्कुल बाद ये हुआ है, पर ये मिली जुली सरकार है बीजेपी और पीडीपी की। आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कल बनी है ज़रूर, पर एक पुरानी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जब मुफ्ती साहब बने थे तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इनकी बनी थी, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। इस दोनों बीजेपी और पीडीपी का ये दायित्व बनता था कि लीडरशिप दोनों की वहाँ जाए और कॉलेज में जाए, और छात्रों को, दोनों छात्रों को, जो कश्मीर के बाहर के हैं और जो कश्मीरी हैं, मिल के बैठ के एक तो उन दोनों में सलाह करवानी चाहिए थी, और आश्वासन देना चाहिए था कि जो बाहर के छात्र हैं वो सुरक्षित हैं कश्मीर में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। वो कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार में जो वहाँ स्टेट की है चूक ज़रूर हुई है। दूसरी बात जो है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि बीजेपी खुद भी डिसाइड नहीं कर पाई थी पहले 2 दिन में उन्हें क्या रवैया रखना है एनआईटी के बारे में, वो स्टैंड क्या लेंगे। क्या वो स्टैंड लेंगे जैसे उनके, हालांकि वो बीजेपी के नहीं हैं, पर उनके शुभचिंतक तो हैं, अनुपम खेर और जो अशोक पंडित वहाँ गए तो उनको फिर वहाँ से हटा दिया गया। पर इसी तरह कन्फ्यूजन मुझे दिखा कि पहले दिन तो जो एनआईटी के छात्रों ने किया उनको वेलकम किया गया, दूसरे दिन, और अभी भी कई बीजेपी के एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो अभी भी बयान दे रहे हैं, जो बीजेपी की जो पॉलिसी है उससे मिलती नहीं है, पर तो ये जो कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, इससे तो कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और क्या छात्र तो कंफ्यूज रहेगा। क्या एचआरडी मिनिस्ट्री का जो रोल था उससे आप देखते हैं कि जिस तरीके से कदम उठाए गए और ख़ासतौर पर टीम भेजी गई, स्मृति ईरानी कह रही कि वहाँ पर रहेंगे, जो छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे उनको दिया जाएगा, क्या वहीं तक एक लिमिटेड रोल था उसको निभा रही है मिनिस्ट्री, या फिर आप देखते हैं कि इससे आगे हटकर कुछ अलग तरह के कदम यहाँ दिखने चाहिए थे? जी बिल्कुल दिखने चाहिए, और अभी भी मौका है वो दिखने चाहिए, क्योंकि छात्रों का ये इल्ज़ाम है, और कहीं तक ये सही भी है, कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कहीं चूक हुई है। देखिए, किसी कॉलेज के भीतर पुलिस घुसना और पिटाई करना, कि वो हॉस्टल तक उनको पीटते रहे, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो दोषी ठहराना पड़ेगा किसी को, कोई तो जिम्मेदार होगा। जी बिल्कुल। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में किसने परमिशन दी पुलिस को अंदर आने के लिए? उसके बगैर तो वो नहीं आ सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना, और ये एचआरडी मिनिस्ट्री का काम है कि कौन था जिम्मेदार, कौन उसके तो कुछ बात हो। ये 2 लोगों को वहां भेजा, बहुत अच्छा किया है, पर क्या वो 2 लोग सेटिस्फाई कर पाए हैं इन सबको? बिल्कुल। ये अगर वो 2 लोग सेटिस्फाई कर पाते तो ये 1200 लड़के बाहर नहीं आते और दिल्ली में आकर तो सवाल तो अभी भी है वो। बिल्कुल। और दूसरा एक और मैं छोटी सी बात कहूँ कि ये जम्मू कश्मीर को पुलिस को
पूरी तरह एक जिम्मेदार बनाना भी ठीक बात नहीं। हो सकता है कुछ तत्व हैं उनमें जिन्होंने ये कार्रवाई किया, उसके लिए किसने किया उसे दोषी बनाइए। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल रहा है आतंक के खिलाफ लड़ने में, वो बहुत ही बढ़िया रोल है। किसी एक घटना के साथ सबको जोड़ देना ये अपने आप बहुत बिल्कुल गलत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब इस पूरी बातचीत के लिए, स्टूडियो हमारे आने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सामने हंदवाड़ा गोलीबारी का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री ने मामले की जांच का भरोसा दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हंदवाड़ा में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना की फायरिंग में 4 लोगों की मौत के विरोध में बुधवार को अलगाववादियों ने कश्मीर बंद रखा। इसको देखते हुए श्रीनगर और हंदवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। All these things will come up in the investigation. Once the investigation is complete, we will know the exact facts. What is the present situation there? The present situation is being brought under control. पुलिस को दिए बयान में पीड़ित लड़की ने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ सेना के जवान ने नहीं बल्कि स्थानीय युवक ने की थी। At समय ती तबला लड़का दोबन पाके पर पुलिस स्टेशन at दोस आ पुलिस अंकल थे मैं दोम नोस मैं दोम बगासी की मैं सर ये है नहीं मैं और सत्रह में बैग बपकना बैग पाने दोबन चुको बिदे मैंने बैग की सो लोग थे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ मुलाकात में हंदवाड़ा फायरिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने उन्हें मामले की जांच का भरोसा दिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने कल जनरल हुडा जो हमारे वहाँ के चीफ हैं उनसे बात की और आज मेरी फॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की। उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि इसमें इंक्वायरी होगी, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको सजा दी जाएगी और एट द सेम टाइम जो फैमिली है, काफी गरीब लोग होते हैं, उनको भी पूरी तरह से कंपनसेट किया जाएगा। सेना ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने हंदवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने घटना पर अफसोस जाहिर किया। The matter is being investigated. Anybody found guilty shall be dealt severely as per law. जो वीडियो हमने रिलीज किया है उस पर गौर करें तो ये उभर के आता है कि कोई मोलेस्टेशन केस नहीं था और ये इट्स एन मलाफाइड इंटेंट। मंगलवार को हंदवाड़ा में सेना के जवान पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेना के बंकर पर पथराव की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सेना ने फायरिंग की। इसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किरपाल सिंह की मौत के कारणों की जांच कराने की मांग की है। पाकिस्तान का दावा है कि किरपाल सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। भारत सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तान में उच्चायोग ने यह मामला पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने उठाया है। लाहौर जेल में बंद भारतीय कैदी किरपाल सिंह की मौत के मामले को भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ उठाया। भारतीय उच्चायुक्त JP सिंह ने इस मामले पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान के मुताबिक किरपाल सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनका शव जल्द से जल्द भारत भेजने की अपील भी की गई। किरपाल के परिजनों ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। हम चाहेंगे कि पोस्टमार्टम के दौरान इस बात की भी जांच की जाए कि वास्तव में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है या पहले जिस तरह से हमारे 2 कैदियों का निधन हुआ है ऐसी कोई घटना उनके साथ हुई है। वहीं किरपाल के परिजनों ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। होना ये कोई नहीं, तो मिल जाएगी, मतलब फिक्र नहीं करना। तो
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ मैंने शंका जो है उनके पास अपनी जाहिर की कि उसकी हत्या हुई है सरबजीत की तरह और इसके लिए एक उच्चायोग कमेटी गठित करने की बात हुई है। उसे पार्थिव शरीर को जल्दी वापस करने की बात हुई है, उसके सामान को वापस लाने की बात हुई है। गुरदासपुर के कृपाल सिंह करीब 25 साल से लाहौर जेल में बंद थे। उन पर पाकिस्तान में सिलसिलेवार विस्फोट करने का आरोप था। इस मामले में उन्हें मौत की सजा हुई थी, लेकिन उन्हें फांसी नहीं दी जा सकी। सरबजीत सिंह पर भी ऐसे ही आरोप थे। 2013 में जेल में ही एक कैदी के हमले में सरबजीत सिंह की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात चुनावी खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल में 2 जगह चुनाव प्रचार किया। बीरभूम और मालदा की रैलियों में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए। कभी कांग्रेस कुनबे का हिस्सा रही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य में 2 चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी सरकार की खूब आलोचना की। मालदा की रैली में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। उन्होंने ममता सरकार को वादा खिलाफ बताया। जो लोग माँ, माथी और मनुष्य का नारा लगाते हैं, आज उनके राज में यहाँ मेरी प्यारी बहनें बेहाल है, माथी सूख गई है और मनुष्य बेरोजगार। सोनिया गांधी ने टीएमसी और बीजेपी के बीच सांठगांठ होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के खिलाफ दोनों पार्टियों का एक जैसा रवैया है। अपने आलोचकों को खामोश करने के लिए धन, बल और बहुबल का जैसा इस्तेमाल दीदी करती है, कांग्रेस सरकारों को गिराने के लिए वैसे ही चाले प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं। सोनिया गांधी के यही तेवर बीरभूम में भी बरकरार रहे। यहाँ भी उनके निशाने पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी रहे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ रही है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सत्ताधारी एआईएडीएमके पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने जयललिता सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। एआईएडीएमके ने के साथ ही बीजेपी ने डीएमके और कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी कई सवाल उठाए। बीजेपी ने खुद को तमिलनाडु के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प करार दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनडीए तमिलनाडु को विकास की पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लिहाजा जनता बीजेपी को वोट। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु की जनता को अपील करने आया हूं कि 50 साल के बाद आप चुनने का काम करिए, निकालने की राजनीति से मुक्त होकर तमिलनाडु की जनता चुनने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है उसको चुनने का काम करें। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय और दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस से विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा है। जांच में सहयोग न करने के चलते ये फैसला लिया गया है। माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इस मामले में कानूनन किसी आरोपी को अधिकतम 3 बार पेशी से छूट मिल सकती है और माल्या 18 मार्च, 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को दफ्तर में हाजिर होने का सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। निदेशालय माल्या के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर भी विचार कर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीकानेर जिले में छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बुधवार को उन्होंने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। राहुल ने आरोप लगाया कि रोहित वेमुला की तरह इस मामले को भी दबाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार की मदद की मांग की। बाद में उन्होंने जयपुर में दलित सम्मेलन को संबोधित किया। 30 मार्च को बीकानेर जिले के नोखा में 17 साल की छात्रा की मौत हो गई थी। मेघवाल जी ने कहा है कि राजस्थान की पुलिस से मुझे न्याय नहीं मिलेगा।
मुझे सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। और मैंने सचिन से कहा है, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं से कहा है, जब तक उस बच्ची को सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिलेगी तब तक आप लोग 1 इंच पीछे नहीं हटोगे। बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ये अर्जी बीएसपी के एक पूर्व सदस्य ने ही दी है। अर्जी पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल सीबीआई की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि चंदे से जुड़े आरोपों की आयकर अपील प्राधिकरण ने जांच की और सब मामलों में मायावती को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं मायावती के वकील ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में आईपीएल का कोई भी मैच नहीं होगा। राज्य में भयंकर सूखे के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ये आदेश दिया। बीसीसीआई ने कहा है कि मैच शिफ्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगी। सबसे बड़े सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी करने वाले आईपीएल मैच अब नहीं होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के अनुरोध को ठुकराते हुए 30 अप्रैल के बाद कोई भी मैच महाराष्ट्र में नहीं कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश राज्य में सूखे से निपटने की दिशा में पहला कदम है। It's a welcome move. I would have been happy if the government would have taken this decision or IPL and BCCI would have come forward and cooperated on this. Why we unnecessarily waste court's time, I don't know. 30 अप्रैल के बाद राज्य में 13 मैच होने थे। ये मैच मुंबई, पुणे और नागपुर में होने थे। बीसीसीआई ने महाराष्ट्र में ही मैच कराने के लिए कई प्रस्ताव भी सामने रखे। क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि मुंबई और पुणे की फ्रेंचाइजी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5-5 करोड़ रुपए देगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आईपीएल मैचों के दौरान राज्य में पानी की बर्बादी हो रही है। हम किसानों के प्रति पूरी हमदर्दी है, किसानों को पूरी मदद करने को तैयार है। बीसीसीआई ने कोर्ट में इसका प्रस्ताव भी दिया था कि हम 60 लाख लीटर पानी भी देंगे और जो आर्थिक सहायता है वो भी हम करेंगे मुख्यमंत्री फंड में, हम देने को उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन कोर्ट का जो आदेश है उस हिसाब से हमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र इस वक्त सबसे बड़े सूखे से जूझ रहा है। राज्य के 21 जिले इसकी चपेट में हैं। हालात इतने खराब हैं कि मराठवाड़ा के कई इलाकों में ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सूखे की समस्या से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि सूखा पीड़ित राज्यों में पिछले 3-4 महीने से हर हफ्ते 90 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सूखा पीड़ित राज्यों को मदद पहुंचाने को लेकर गंभीर नहीं। कांग्रेस ने इन इलाकों में मदद को तेज और दोगुना करने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा ने आज सामाजिक बहिष्कार रोकने वाले बिल को आम राय से मंजूरी दे दी। इसमें सामाजिक बहिष्कार को अपराध माना गया है। वहीं जाति पंचायतों जैसी गैर न्यायिक संस्थाओं पर कड़ाई करने की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुराना कानून पर्याप्त नहीं था और इसीलिए नया कानून लाने का फैसला किया गया। इसमें दोषियों को 3 साल की सजा और 3 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर भारत समेत कई राज्यों में आज शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 बताई गई है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में ज़मीन से 134 किलोमीटर नीचे था और इसके चलते पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार में भूकंप के तेज झटके आए, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। बुधवार को देश भर में बैसाखी का त्यौहार मनाया गया। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में कई नामों से जाना जाता है। पंजाब में बैसाखी को सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ नए साल की शुरुआत भी इसी दिन होती है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग स्वर्ण मंदिर में जमा हुए और पूजा की। वहीं दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी है। इसी दिन अंग्रेजी हुकूमत ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था।
ये वो तारीख है जिसे याद करने भर से ही देश सिहर उठता है। आज ही के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे भारतीयों से खून की होली खेली थी। वैशाखी के दिन रोलेट एक्ट और राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। खबर मिलते ही ब्रिटिश सेना ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जनरल डायर के इशारे पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बहुत सी महिलाओं और बच्चों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। हालांकि सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 379 है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी इस दर्दनाक हत्याकांड की याद दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।